देखता हूँ कि अभी आज डिमांड किसका ज़्यादा है। थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ और बाद में स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया मेरा प्रोफेशनल जर्नी, तो आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनी प्रोग्रामर भी नहीं, परमानेंट जॉब भी नहीं था, ट्रेनी प्रोग्रामर था। काम किए जा, फल की आशा मत रख, वो टाइप से। आपने अराउंड 1994 में अपना करियर स्टार्ट किया था, हाँ जी। अराउंड 60 टाइम्स। हाँ, मतलब बोल सकते हो जो भी है। मेरा पहला सैलरी तो अराउंड 3200 रुपीज़ था। मेरे फादर ही मेरे को बताते थे कि कभी बेचना है करके। मतलब पहले म्यूचुअल फंड में नहीं करता था, रिसेंटली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चालू किया। अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके अंदर मेजर चीज़ें क्या रहती है आपके लिए, की पॉइंट्स जिसको आप सबसे ज़्यादा नोटिस करते हो? ये 3-4 चीज़ मैं देखता हूँ कि किस तरह से वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो हेलो एवरीवन, आज के जो हमारे गेस्ट है उन्होंने बिना ही कोई स्टार्टअप करे, ना ही कोई फैमिली वेल्थ के, उन्होंने अपनी सैलरी का 20 टाइम्स अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है। और उसके लिए उनकी क्या स्ट्रेटजीज थी, और इस जर्नी के अंदर उन्होंने जो भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करी जो आज भी लोग ब्लाइंडली कर रहे हैं, तो जानेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो हेलो सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। Hi, thanks Dipanshu for inviting me to the podcast. Really appreciate that. आपने एक डिफरेंट लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट बनाया, क्योंकि अल्टीमेटली सब कोई देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ये इस तरीके से या अलग इंस्ट्रूमेंट से, बट आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। तो आप अगर शॉर्ट में ऑडियंस को बता देंगे तो काफ़ी हेल्प। So basically, इससे चाहे से कि कोई बड़ा ऐसा डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटजी मेरा नहीं है कि जिससे मैं वेल्थ मतलब कंटिन्यूस ग्रो कर सकता हूँ। अदरवाइज तो वो फॉर्मूला से मैं आज मतलब बिलियनर हो गया होता है, राइट। बट मैं कुछ दिमाग में रखता हूँ, ध्यान में रखता हूँ कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले एक तो ये है कि मैं ज़्यादातर लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ओके। Okay, maybe 1%, 2% of my investment will be in the stock. Okay, I mean one or 2% of my stock will be in large cap. Okay, otherwise I do investment in medium cap or small cap. Okay. Regarding selection of a stock, basically मैं जनरली ये देखता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ कि अभी आज डिमांड किसका ज़्यादा है, ओके, या क्या अभी आज वर्ल्ड में जिसकी ज़रूरत है, तो वो हिसाब से मैं मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो अलाइन करता हूँ। थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ और बाद में स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। अभी एग्जैक्ट स्टॉक वाइज अगर बोले तो थोड़ा मुश्किल है बताना, बट मैं देखता हूँ कि मार्केट में जो जिसका ज़्यादा डिमांड दिख रहा है या जो चल रहा है ज़्यादा, वो हिसाब से मैं थोड़ा उधर जाके करता हूँ। जैसे भी आज के दिन में बोले तो पिछले 3-4 साल से फॉर एग्जाम्पल डिफेंस वॉर्स काफ़ी चल रहे हैं, राइट। तो अभी वॉर्स चल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड डिफेंस स्टॉक है या उसके रिलेटेड मेटल्स है या कमोडिटी है, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिमांड है। सो बेसिकली आई ट्राई टू डू इट समथिंग कि जो जिसका ज़्यादा अभी चल रहा है, ज़्यादा डिमांड है या ज़्यादा रहेगा, वो हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और फिर बाद में उसमें से कुछ स्टॉक को रिसर्च करता हूँ और फिर बाद में उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये तो सर थोड़ा ट्रेंड वाइज नहीं हो गया? हाँ, एक्चुअली ट्रेंड वाइज ही समझ सकते हो, मतलब बोल सकते हो थोड़ा ट्रेंड वाइज है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी बार मैं ऐसे भी जनरल देखता हूँ कि भाई कहीं पढ़ा कोई स्टॉक के बारे में, इट मे नॉट बी आउट ऑफ ट्रेंड ऑल्सो, ओके, बट कुछ न्यूज़ पढ़ा और न्यूज़ में से कुछ मेरे को लग रहा है कि कुछ इंसाइट्स मिल रहा है, तो मैं वो स्टॉक में डालता हूँ। ओके, सो आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर जैसे फेडरल बैंक। ओके, सो फेडरल बैंक में 2 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले कुछ तो मैनेजमेंट चेंज हुआ। सो वो सोच के कि जो मैनेजमेंट चेंज हो रहा है और जो नया मैनेजमेंट आ रहा है, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस लगा, तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले। मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया तो 155 पे किया, आज के दिन में 300 टच करके आया, बट अभी आज के दिन में 275 है। ओके, सो बेसिकली वो हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि कोई भी न्यूज़ है या कोई भी सेक्टर है, ट्रेंडिंग सेक्टर है, उसको देख के फिर उसमें जो मेरे को लग रहा है बेस्ट है, वो हिसाब से करता हूँ। ओके, इस तरीके से आप बेसिकली एनालिसिस करते हो? इस तरह से एनालिसिस करता हूँ और फिर बाद में करता हूँ। मैं आई डोंट गो बाय एनी एडवाइस ना, मतलब काफ़ी पेपर में आता रहता है, काफ़ी सिक्योरिटी हाउस मतलब बैंक्स का जो एएमसी हाउसेज है वगैरह, वो पब्लिश करते रहते हैं कि भाई ये स्टॉक चलेगा, वो स्टॉक चलेगा, तो मैं किसी में ऐसे चाहता नहीं। मतलब मैं खाली सोचता हूँ, सुनता हूँ, फिर बाद में थोड़ा एनालिसिस करता हूँ और फिर बाद में ही करता हूँ। बट मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिकमेंडेशन पेपर में आ रहा है तो मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ। तो सर जैसे कि स्टॉक है, वैसे ही आपने जर्नी में भी अपनी बेसिकली जो आपकी करियर ग्रोथ थी, हाँ जी।
वो भी काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो करी। तो उसको अगर आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकें। मैंने जब स्टार्ट किया मेरा प्रोफेशनल जर्नी, तो आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनी प्रोग्रामर। प्रोग्रामर भी नहीं, परमानेंट जॉब भी नहीं था, ट्रेनी प्रोग्रामर था। मतलब कि 1 साल के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको परमानेंट पोजीशन मिलेगा। ओके। ओके, सो ऐसा टाइप से मैंने चालू किया था। सो वहाँ से मैंने चालू किया, बट ऑल द टाइम मतलब मैं बोलूँगा कि मैं जो भी जॉब्स जहाँ पे भी मैं था, आई ट्राई टू रिमेन टू मच क्यूरियस, ऑलवेज ओपन टू लर्निंग्स, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू पुट 100% ऑफ माई एफर्ट। ओके, सो आई थिंक दोज आर द 2-3 थिंग्स विच आई कंटिन्यूसली फॉलो। एंड ऑब्वियसली मतलब जो जैसे बोलते हैं कि काम किए जा फल की आशा मत रख, वो टाइप से मैं हर बार ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये मैं करूँगा तो ये मेरे को फल मिलेगा, इसलिए मेरे को करना है कि नहीं करना है, ऐसा करके नहीं सोचता हूँ। मेरा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई ट्राई टू स्टिक टू दैट, एंड आई ट्राई टू आउट परफॉर्म माई सेल्फ ओनली, एंड डोंट ट्राई टू कंपेयर विद समवन एल्स। और सर इसी के साथ आपकी एक ईसॉप जर्नी भी थी, उसको भी आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, श्योर। सो बेसिकली मैं जब भी आईफ्लेक्स सॉल्यूशंस में था तभी ईसोप इशू हुए थे, और इशू हुआ उसके कुछ टाइम के बाद आईपीओ भी आया। ओके। ओके, सो हमें ईसोप इशू हुआ था अराउंड 500 रुपीज़ में, तभी हुआ था 530 में, और फिर लिस्टिंग हुआ तभी 800 तक गया था। फिर बाद में उसके बाद स्प्लिट बोनस हो रहा था वगैरह, तो मेरे को जो ईसोप का जो आज के दिन में प्राइस है वो अराउंड 135 रुपीज़ का प्राइस है, मतलब क्योंकि स्प्लिट बोनस हुआ है इसकी वजह से। जबकि मार्केट पे आज उसका क्लोजिंग मार्केट प्राइस आई थिंक 6,800 7,000 है। 6,800। हाँ जी, हाँ। सो और 10,000 12,000 तक जाके आया, बट अभी ये मार्केट करेक्शन में नीचे आ गया है, तो ये टाइप का जर्नी है। अराउंड 60 टाइम्स। हाँ, मतलब बोल सकते हो जो भी है। हाँ। ग्रेट सर। सेम वे मेरे को पोलारिस में था, पोलारिस सॉफ्टवेयर में तभी भी मेरे को ईसॉप मिला था। तो पोलारिस सॉफ्टवेयर का फिर बाद में 2 स्प्लिट हो चुके थे, 2 कंपनी का स्प्लिट हुआ था। तो एक कंपनी का ईसॉप जो था 40 रुपये में था, वो बाद में वो डीलिस्ट हो गई, तो उसका 400 रुपये पे डीलिस्ट हो गई, तो 400 रुपये पे मेरे को सरेंडर करना पड़ा था। और दूसरा मेरा जो इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना विच इज़ राइट नाउ लिस्टेड ऑल्सो, उसका मेरे को अराउंड 100 रुपीज़ का प्राइस पे ईसॉप मिला था, जो आज 600-700 है, जो भी वो भी 800-900 तक जाके वापस आया है। ओके। और सर जैसे कि आपने बताया कि आपने अराउंड 1994 में अपना करियर स्टार्ट किया था, हाँ जी। तो आपने सबसे पहले अपना फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिया था? मतलब कब आपने अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह चीज़ों पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया? मेरा प्रोफेशनल जर्नी 96 में चालू हुआ था। 90s। ओके, और मेरा पहला सैलरी तो अराउंड 3200 रुपीज़ था 3200। मंथली, और जो जो भी थोड़ा वो लोग हॉस्टल वगैरह का फूड का काट के मतलब 2900 समथिंग मेरे हाथ में आ रहा था। सो 1 साल तभी जॉब किया, तभी कुछ 20,000 रुपये बचे थे मेरे हाथ में आए थे, और तभी मेरा एट द एंड ऑफ 1 ईयर मेरा शादी हो रहा था, तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने स्पेंड कर लिया, मतलब बाद में कुछ ज़्यादा मेरे पास था नहीं, मतलब। और बाद में बॉम्बे में जॉब के लिए आया था, और बाद में मेरा सैलरी थोड़ा ज़्यादा मतलब था कंपेयर टू मीठापुर, जो मेरा फर्स्ट जॉब जहाँ पे था वो, तो फिर तभी थोड़ा चालू किया। 10,000 रुपीज़ मेरा सैलरी था बॉम्बे जब भी आया तभी, और तभी थोड़ा बचना हो रहा था, सेविंग्स हो रहा था। तो स्टार्ट मैंने मेरे फादर एक्चुअली इक्विटी में थोड़े इन्वेस्टेड रहते थे, तो उसने मेरे को गाइड किया कि आईपीओ में अप्लाई करो, उस टाइम पे 96-97 में। तो आईपीओ में तभी मैंने अप्लाई करना चालू किया था, और तभी कुछ कुछ शेयर मिल रहे थे, और मेरे फादर ही मेरे को बताते थे कि कभी बेचना है करके, मतलब थोड़ा अच्छा। हाँ, लिस्टिंग गेन जो बोलते हैं आजकल, वैसे टाइप से कई बार बोलते थे कि ओके अभी अच्छा लिस्ट, अभी प्राइस आ गया तो अभी बेच दे करके। बट मेरा सिंस मेरा सैलरी सफिशिएंट था उस टाइम पे, 10,000 रुपीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं था, बट मतलब उस टाइम के हाँ, हिसाब उस टाइम के हिसाब से मेरे को ठीक लग रहा था, तो मैं एक बार शेयर मेरे को मिला, उसके बाद मतलब मेरे को अलॉट होते थे, बाद में मैं बेचता नहीं था। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड कीपिंग द स्टॉक्स और इक्विटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके। एंड फिर धीरे धीरे मेरे को पता चल रहा था कि उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, एंड दैट इज हाउ द वेल्थ विल ग्रो और योर इन्वेस्टमेंट विल ग्रो। सो मैं वही हिसाब से कंटिन्यू करते गया, और फिर थोड़ा कॉन्शियसली आफ्टर आई गॉट लिटिल बिट हायर सैलरी, देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मे बी एक्टिवली इनटू स्टॉक्स। ओके। ओके, पहले म्यूचुअल फंड में नहीं करता था, फिर करीब 10-15 साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड में थोड़ा चालू किया, 10-12 साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड में भी डालना थोड़ा चालू किया, एंड फिर बाद में वो हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ाता गया स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड हाँ, एक टाइम पे लोग बोलते थे ओके इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आपका रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। मैं ज़्यादा वो नहीं सोचता था, बट आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लास, ओके। कि
स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, प्रॉपर्टी है, ऐसा करके मैं एट द टाइम इन स्टार्टअप रिसेंटली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चालू किया, जस्ट टू डाइवर्सिफाई माय फंड्स बेसिकली, सो दैट मैं पूरा एक ही जगह पे मेरा वो इन्वेस्टमेंट ना रहे। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो सर जैसे कि आजकल काफी लोग बोलते हैं कि एज वाइज आपका इस तरीके से एलोकेशन रहना चाहिए, तो आप किस तरीके से सोचते हो उस बारे में, क्योंकि हर किसी का अलग हो सकता है उसमें पर्सपेक्टिव, करेक्ट। तो आपके लिए कैसा है सर? हाँ, मैं ऐसा ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मतलब क्योंकि मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेरे को लग रहा है कि उसका रिटर्न अच्छा ही आएगा, वो हिसाब से मैं कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि ना 60 पे रिटायर हो जाएंगे फिर घर पे रहेंगे, तो मैं अभी ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ। जब तक आई फील कि मैं जब तक हूँ जिंदा हूँ तब तक आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग इट इन सम और अदर फॉर्म, सो आई डोंट वांट टू ना हैव अ सिचुएशन वेयर बाय आई डोंट हैव मनी, आई मीन काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज आई कीप वर्किंग ओनली, सो दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज। सो आई मतलब मैं, आप जब बोल रहे हो कि इतना साल पे इतना होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मैं आज के दिन पे भी मेरा समझ लो ना कि 80-90% मेरा इक्विटी में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इक्विटी में? हाँ, जबकि लोग बोलते हैं कि जैसे एज बढ़ता हाँ, बढ़ता है ऐसे इक्विटी में कम करते जाओ और बॉन्ड्स में या एफडी में या उसमें स्टेबल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हाँ में। करेक्ट, जो सिक्योर्ड रिटर्न्स जहाँ पे रहेगा वहाँ पे करो। तो मैं ऐसा अभी सोचता नहीं हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल थीसिस है, पर्सनल व्यूज है। तो जैसे कि सर आपने बताया कि आपका 90% स्टॉक्स में ही है, तो अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते होगे, तो उसके अंदर मेजर चीजें क्या रहती है आपके लिए, की पॉइंट जिसको आप सबसे ज्यादा नोटिस करते हो? गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा तो डीप एनालिसिस नहीं करता हूँ, बट मैं ऐसे थोड़ा फाइनेंशियल्स देखता हूँ। सो कोई भी स्टॉक है तो मैं पहले वो देखता हूँ उसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसे है, रेवेन्यू ग्रोथ है कि नहीं है। दूसरा मैं वो देखता हूँ कि उसका एबिटा कैसे मतलब मूव हो रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है कि उधर का उधर ही है। तीसरा मैं देखता हूँ कि उसका प्रॉफिट कैसे है, मतलब वेदर इट इज़ अ सीजनल है कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ओके, सो ये 3-4 चीज़ मैं देखता हूँ कि किस तरह से वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, 8 to 10 क्वार्टर्स में कैसे उसका ग्रोथ है। और अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है तो दैट मीन्स कि इज अ गुड कैंडिडेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। बट उसके साथ मैं वो भी देखता हूँ कि वो जो स्टॉक या वो कंपनी है वो क्या सेक्टर में है, क्या टाइप का कॉम्पिटिटर्स है वगैरह, वो देख के फिर बाद में मैं थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल दूं कि आपको पीडीलाइट इंडस्ट्री, ओके, सो फेविकॉल, सो आई मीन वी नो कि वो इंडस्ट्री में ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है, हाँ। ऑफ लेट है राइट, बट मतलब बहुत पहले से अगर देखोगे तो उसमें ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है। तो उसमें कुछ साल पहले मैंने डाला था, जो आजकल ऑब्वियसली डबल ट्रिपल हो गया है, बट बेसिकली उस तरह से देखता हूँ कि एक तो ग्रोथ वगैरह जो देखता हूँ टेक्निकल देखता हूँ थोड़ा, बट साथ में ये भी देखता हूँ कि वो कंपनी जो सेक्टर में और जो एरिया में है उधर कैसे ग्रो हो रहा है, मतलब ग्रोथ कैसा है वो सेक्टर में या वो कंपनी का या कॉम्पिटिटर है कि नहीं है। तो इस तरह से मैं मतलब थोड़ा सोच के करता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब डीप एनालिसिस नहीं करता हूँ जैसे वो ट्रेडर्स करते होंगे या ना फंड मैनेजर करते होंगे, बट मैं बेसिक मेरा चेक्स करता हूँ, जो 10-15 मिनट में चेक करता हूँ और फिर अकॉर्डिंगली करता हूँ, ओके। इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और सर इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने देखा होगा इस समय एआई और डेटा सेंटर का काफी ज्यादा डिमांड चल रही है हाँ जी, मार्केट में, हाँ जी, तो लोग पहले से ही उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज वो मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल पाता है। बराबर। तो आप किस तरीके से एक ग्रोथ सेक्टर जो आगे आने वाले टाइम में बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है, वो कैसे चूज करते हो? दैट्स रियली गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक लिसनर्स को या व्यूअर्स को वो समझना चाहिए। सो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप थोड़ा न्यूज़ पढ़ो, ओके, थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, मतलब सो दैट ना यू विल कम टू नो कि क्या सेक्टर ग्रो हो रहा है। ओके, सो मतलब जनरल मैं डेली 15-20 मिनट आधा घंटा में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और उसमें से जो भी मेरे को ऐसा कुछ इंसाइट लगता है वो मैं और सर्च करता हूँ गूगल पे कि भाई इसका क्या है। और आजकल तो एआई टूल्स इतने हैं कि आप एआई टूल को भी पूछ सकते हो कि भाई ये सेक्टर का क्या लग रहा है या ये स्टॉक का क्या लग रहा है। सो बेसिकली मैं आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, ओके, कि मैंने कुछ पढ़ा है या कुछ सुना है तो वो कैसे आगे ऊपर बिहेव करेगा या कैसे वो उसका ट्रेंड बनेगा या क्या कैसे डिमांड में आएगा, वो सोच के मैं मतलब आइडेंटिफाई करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ। सो ऑब्वियसली देयर विल बी ऑलवेज अ रिस्क ऑल्सो कि भाई आपने कुछ में इन्वेस्ट किया जो मतलब हो सकता है कि डाउन भी हो जाएगा क्योंकि वो चलेगा नहीं, बट वो हमेशा वो रिस्क तो रहता ही है कोई भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हो, बट दैट इज हाउ आई डू इट नाउ। ओके। और इसी के साथ सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपने जैसे कि करियर में भी काफी अपस्किल किया, हाँ जी। ठीक है, तो अगर आज कोई नया व्यूअर इसको देख रहा है, हाँ। जैसे कि आज की डेट में आप मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में एज ए डायरेक्टर
काम कर रहे हैं। तो अगर कोई आज अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो कैसे रोड मैप बना सकता है इतना अपस्किल करने के लिए? देखो, सबसे पहले आपको आपका निश आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो निश बोले तो कि आपको किस में ज़्यादा रुचि है, या क्या आपको पसंद आ रहा है, या क्या चीज़ आप अच्छे से कर पा रहे हो। वो एक बार आइडेंटिफाई हुए, मतलब नॉट नेसेसरी कि वो आपको 6 महीना काम करोगे पता चलेगा, बट हो सकता है आप 2-3 साल अलग अलग एरिया में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को इसमें ज़्यादा मतलब काम करने में मज़ा आ रहा है या ज़्यादा समझ आ रहा है। एक बार वो एरिया आपको अगर पता चलता है या आपका निश स्किल पता चलता है, फिर उसके अंदर आपको क्या क्या और सर्टिफिकेशन मार्केट में अवेलेबल है वो आपको चेक करना चाहिए, एंड मे बी वो आपको क्लियर करना चाहिए। सो दैट ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि वो इंडस्ट्री में कौन सा सबसे अच्छा कंपनी है या कौन सबसे अच्छा expert है, you can try to get a job or business with them, okay, by continuously chasing him or her, okay, and that is another way कि अगर आप इंडस्ट्री में जो सबसे एक्सपर्ट लोगों के साथ अगर काम करोगे तो भी आपको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा, राइट। सो एक दूसरा तरीका है। तीसरा ये है कि आजकल के लोग न्यू जनरेशन, राइट। सो एवरीबडी फील्स कि भाई मैं 2-4 महीने में कुछ सीख लिया और मैं आगे चला गया, जॉब चेंज कर दिया वगैरह, राइट। बट मेरे को लगता है, पर्सनली मेरा व्यू है कि भाई आप एक ही जगह पे कुछ ज़्यादा टाइम रहोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप थोड़े टाइम में अगर कंपनी चेंज कर रहे हो तो काफ़ी सुपरफिशियल नॉलेज होता है, बट अगर आप थोड़ा लंबा टाइम रहते हो तो आपको जो बोले कंपनी का या इंडस्ट्री का न्यूआंसेस पता चलता है, एंड दैट इज हाउ यू अचीव सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। ओके। ओके, और वो एक्सपर्टीज से आपको आगे ऊपर हेल्प मिलता है। सो दैट इज हाउ आई फील कि वन शुड अपस्किल, वन शुड ट्राई टू ना गो टू अ मे बी अ हायर लेवल। सो सर इसमें काफ़ी डिबेट भी चलती है आजकल की न्यू जनरेशन में, जो आपने बात करी कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं जितना जल्दी जल्दी स्विच करूंगा उतनी जल्दी मेरी जो सैलरी है वो ज़्यादा हाइक हुआ करेगी। राइट। बट दूसरी साइड जैसे आपका कहना है कि आप एक ही टाइम लॉन्ग टर्म तक रहें तो आपकी पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा होती है। राइट। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दूसरी चीज़ भी तो वर्क कर ही रही है। हाँ, वो है, मतलब सी, एक कंपनी में अगर ज़्यादा टाइम रहते हो बट अगर कंपनी में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, देन यू शुड चेंज द कंपनी। ओके। ओके, सो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही कंपनी में आप एक ही चीज़ करते रहो सालों साल, बट कंपनी में अगर आपको अलग अलग फंक्शंस में काम करने को मिल रहा है, ओके, डिपार्टमेंट में काम करने को मिल रहा है, सो दैट कैन बी वन ऑफ द गुड थिंग। और बट अगर आप एक ही चीज़, सेम चीज़ आपको बोलते हैं कि नहीं आपको एक ही चीज़ करना है 2 साल 5 साल के तक, तो ऑब्वियसली उधर कंपनी में रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज अनलेस अंटिल यू आर नॉट ग्रोइंग योर सेल्फ पर्सनली, ओके, वाइल वर्किंग इन द कंपनी, इट डजेंट मेक सेंस। ओके, सो मैं भी जब भी चेंज किया, मैं वही रीज़न से कंपनी चेंज किया है कि मेरे को लग रहा था कि मेरे को अभी सेचुरेशन फील हो रहा है, मेरे को कुछ डिपार्टमेंट चेंज या मेरे को कुछ नया जॉब, नया फंक्शन में काम करने को नहीं मिल रहा है, तब भी मैंने कंपनी चेंज किया है। ओके। इसी के साथ एक सैलरी के रिलेटेड भी क्वेश्चन है सर, हाँ जी। कि काफ़ी लोग बहुत मेहनत करते हैं तब भी वो 20-30 लाख के ही ब्रैकेट से ऊपर नहीं जा पाते। हाँ, बट वहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो 1 करोड़ से ऊपर के ही पैकेज पे चले जाते हैं। तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस होता है? सोचना पड़ेगा, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ, बट उसमें दो तीन एंगल होते हैं। ओके, एक तो ये है कि जो लोग ऊपर मूव होते हैं वो दे आर ओपन टू लर्निंग समथिंग न्यू। ओके। ओके, सो दे आर वेरी हंग्री इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। ओके, सो वो काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं, दैट इज़ वन थिंग विच हेल्प्स देम टू ग्रो। ओके, सेकंड है कि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाई मैं 9 to 5 मेरा जॉब है, उसके बियॉन्ड मेरे को काम नहीं करना है। ओके, तो वो काफ़ी लोग वो हिसाब से वो रहता है कि भाई मैं मेरे को 8 घंटे का, 9 घंटे का, 10 घंटे का मिल रहा है, उसके आगे मेरे को नहीं करना है। ओके, सो वो एक फैक्टर बनता है कि आपका एक्सपर्टीज तभी बनता है जब अभी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालोगे। ओके। ओके, एंड इफ़ यू डू समथिंग बियॉन्ड योर ड्यूटी, ओके, सो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा कुछ करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आप कुछ और सीखोगे। सो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा एडिशनल एफर्ट डालते हैं कुछ और करने के लिए और सीखने के लिए, तो उसको थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, ओके। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को एजुकेशन भी हेल्प करता है कि भाई आज आईआईटी बॉम्बे से कोई है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है, या कंपेयर टू थोड़ा लेस नॉन कॉलेज है, तो वो फ़ायदा भी मिलता है काफ़ी लोगों को। सो वो तो है ही कि भाई अगर आप अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी जगह से आप कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलता है सैलरी इंक्रीज़ का, राइट। और कई बार ये भी है कि अ, देखिए काम काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोगों को पता भी होता है, बट आपको क्या है, दुनिया को बताना भी पड़ता है कि आपका नॉलेज क्या है। ओके, वो काफ़ी लोग नहीं करते हैं या नहीं सोचते हैं,
लोगों को लगता है कि ओके मैं मतलब मैंने तो काम कर दिया, मेरा काम बोलेगा, ओके ऐसा लोग काफ़ी सोचते हैं। बट आज का जनरेशन या आज का जो टाइम से टाइम है उसमें बेसिकली ऐसा है कि आपको दिखाना भी पड़ता है, ओके, एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू शो योर वर्क ऑल्सो, सो दैट हेल्प्स यू ऑल्सो टू ग्रो। ओके, सो ये काफ़ी फैक्टर्स है अलग अलग जिससे मतलब हो सकता है कि लोगों को ग्रोथ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक ये है कि देखिए आप काम कर रहे हो, ओके, आप खुश भी हो, बट आपको कुछ और करना है तो आपको कई बार पूछना भी पड़ता है आपके कंपनी के मैनेजमेंट को या मैनेजर को कि भाई मेरे को ये भी करना है, मेरे को इसमें भी करना है, राइट? तो जब भी आप ये टाइप का इनिशिएटिव लेते हो कि भाई कुछ एडिशनल करने का या कुछ एडिशनल सीखने का अगर इनिशिएटिव लेते हो, तो दैट हेल्प्स यू टू ग्रो इन दैट कंपनी ऑल्सो। ओके, सो दैट इज अगेन अनदर थिंग कि काफ़ी लोग क्या है कि वो पूछने से डरते हैं कि अगर मेरे को ना बोल दिया तो मैं क्या करूँ, राइट? तो बट अगर अगर कंटिन्यूस पूछना चाहिए कि मेरे को ये फंक्शन में भी जाना है या यहाँ पे भी करना है, मेरे को ट्रैवल ओवरसीज ट्रैवल करना है, अगर पूछोगे 10 बार पूछोगे तो हो सकता है एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एंड दैट गिव्स यू अ चांस टू मे बी मूव हायर अप। सो थैंक यू सर, या इतनी सारी वैल्यूबल इंसाइट्स देने के लिए। आई होप यूजर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो मेरा पहला रिक्वेस्ट है आप सभी को, ये इसको बस आप एक एडवाइस की तरह मत देखिए, ये बस एक उनकी नॉलेज है जो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं। इसको अपने इन्वेस्टमेंट में मत लाइए, आप बस इसे सीखिए। अगर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आप खुद से स्टडी कीजिए, ऐसे ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए। थैंक यू। और आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट कर सकते हैं, बीरेन सर जरूर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू दीपांशु, एंड थैंक यू बॉन्ड्स पे चैनल।